गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम्हारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें हम लोग पढ़ लिए थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा एक एग्जांपल का क्वेश्चन है जिसमें दिया गया कि फिगर्स वो ये स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल पी प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। तो यहाँ एक पॉइंट ओ है तो इस पर मैग्नेटाइज नीडल प्लेस्ड किया गया है, मतलब कि मैग्नेटिक तरह से, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम देखें तो एरो के डायरेक्शन में दिखाया गया है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ लिखा गया है। द अदर एरो शो डिफरेंट पोजीशंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। इसी तरह अदर एरो जो है Q1, Q2, Q3, Q4, यहाँ पर भी क्या है एरो, तो वहाँ पे मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें पूछा क्या गया है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। किस कॉन्फ़िगरेशन में जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो अगर हम इस P का मैग्नेटिक मोमेंट Q4 के मैग्नेटिक मोमेंट से डायरेक्शन देखें तो थीटा यहाँ कितना होगा, यह थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ Q3 पोजीशन पर देखें तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी इधर से, यहाँ से होते हुए इधर से, फिर टेंजेंशियली इधर से वापस आएंगी। तो यहाँ Q3 पर थीटा कितना एंगल बनेगा P के मैग्नेटिक मोमेंट के साथ 0 डिग्री। इसी तरह अगर हम Q6 पर देखें तो अगेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेटिक नीडल P का, तो यहाँ अगेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस साइड से हमने देख लिया इक्विलिब्रियम बताना हमें। इसी तरह यहाँ इधर से भी फील्ड लाइंस निकलेंगी इस P की, तो Q4 के साथ 180 लिखा ही गया है, और यहाँ Q5 के साथ कितना एंगल बनेगा, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो हम देख रहे हैं कि किनारे पर जितने भी अदर मैग्नेटिक नीडल रखे गए हैं वो सब इक्विलिब्रियम में होंगे, या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अकॉर्डिंग टू एंगल। अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो 0 और 180 के अलावा जितना एंगल अदर से साथ P बनाएगा वो अनइक्विलिब्रियम में होंगे। तो जैसे P का देखें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस Q1 के साथ क्या है, ऐसे नीचे जाएंगी और 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनेगा। इसी तरह P का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक मोमेंट Q2 के साथ भी किधर होगा, डाउनवर्ड, और थीटा कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से यही Q1 और Q2 दो ऐसे मैग्नेटिक नीडल हैं जिसके साथ P जो है क्या है अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ए में जैसे पूछा गया था कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो हम कह सकते हैं कि PQ1 एंड PQ2 आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। PQ1 एंड PQ2 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। तो पहले का अगर हमें आंसर लिखना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ए का क्या हो जाएगा PQ1 एंड PQ2 आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, क्योंकि ना तो 0 डिग्री एंगल इनके साथ, ना तो 180 डिग्री एंगल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हमारा बी पार्ट है। इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज इन स्टेबल एंड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब किसमें सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और किसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि थीटा कितने के लिए होता है, ये जो स्टेबल का कंडीशन होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए होता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि जब मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस तरह से हम स्टेबल यहाँ खोज सकते हैं कि कौन कौन जो है P के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अगर हम यहाँ खोजें P किसके साथ इस फिगर में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह Q3 के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब PQ3 स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म करेंगे। इसी तरह PQ6 स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म करेंगे। बाकी दो जो बचे हैं 180 के एंगल में हैं। तो हम कह सकते हैं कि PQ3 एंड PQ6 आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब हम बी पार्ट का आंसर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं
बी पार्ट में जो फर्स्ट है स्टेबल में कौन कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल के स्टेबल में वही होंगी, तो इसके लिए थीटा क्या होगा 0 डिग्री बनेगा। तो कौन कौन से हैं PQ1, PQ3 एंड PQ6, दिस टू कॉन्फ़िगरेशन आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा देखते हैं कि कौन कौन से अनस्टेबल कंडीशन हो, अनस्टेबल कंडीशन में कौन कौन से, जिसके लिए हमें खोजना होगा थीटा 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तब इसके लिए हम देखते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो कितना होना चाहिए एंगल, थीटा 180 डिग्री होना चाहिए। अब इस फिगर में पूछ सकते हैं कि पी का किसके साथ एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो आइए देखते हैं इसमें तो किसके किसके साथ बन रहा है एंगल 180 डिग्री, पी का Q4 के साथ और Q5 के साथ। तो PQ4 एंड PQ5 विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि PQ4 एंड PQ5। तो इसमें कौन कौन से होगा, PQ4 एंड PQ5 आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से ये बी पार्ट हो गया, स्टेबल और अनस्टेबल। इसके बाद हम फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो पूछा गया है कि which configuration correspond to the lowest potential energy among all the configuration shown in figure। तो इसमें हमें देखना है कि किस कॉन्फ़िगरेशन में लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सबसे लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एक पी के रिस्पेक्ट में जो Q3 है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, जैसे हमने पढ़ा कि एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो P के रिस्पेक्ट में जो Q3 है ये किसका पॉइंट पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, और यहाँ जो Q6 है वो एक्सियल पॉइंट पे है। तो इस तरह से हमें पता है कि एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इक्वेटोरियल पॉइंट की 2 टाइम्स होती है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखें, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर इसको हम लिख रहे हैं U इक्वल टू, तो माइनस साइन के साथ होगा -mv मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सियल पॉइंट पे जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू होगा U इक्वल टू -2mv। अब चूंकि दोनों माइनस साइन में, तो कौन स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, तो -2mv, -mv छोटा है। तो इन दोनों में बता सकते हैं कि लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है, PQ6 हैज लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सब क्यों नहीं देख रहे हैं कि यहाँ थीटा 180 डिग्री पे या यहाँ Q5 180 डिग्री पे, क्योंकि हमें थीटा 0 डिग्री के लिए ही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलता है और स्टेबल कंडीशन होता है, इसलिए हम थीटा 0 डिग्री के लिए ही हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को सर्च करेंगे। तो इसमें लोवेस्ट सबसे कौन सा है, तो लोवेस्ट वाला हमारा सबसे मिनिमम जो होगा, तो सबसे मिनिमम कौन सा है, PQ6। तो सी पार्ट का आंसर क्या होगा, PQ6 हैज लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि PQ6 हैज लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, हैज लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, इसी के पास सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ क्या होता है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था φ = Q/ε0। उसी तरह यहाँ से हमें मैग्नेटिज्म में पढ़ना है कि गॉस लॉ क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, ये देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिया था गॉस ने इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म। व्हाट इज द स्टेटमेंट। तो अब स्टेटमेंट को लिखेंगे पहले कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। तो इसमें यही है कि पहले हम इसको लिख लेते हैं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a closed surface is
ऑलवेज इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर इनके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फार्मूला लिखें तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। तो मैग्नेटिज्म में क्या होगा? हमेशा फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। ऐसा क्यों? एक रीजन हम लिख सकते हैं, बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए ऐसा होता है। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करने लगता तो ये जीरो नहीं होता। तो चूंकि मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल क्या होते हैं? एक साथ ही रहते हैं। इसलिए जब भी किसी क्लोज लूप के अंदर रखे जाएंगे तो हमेशा नेट जो फ्लक्स होगा फाई की वैल्यू वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जितने फ्लक्स बाहर निकलेंगे उतने अंदर आ जाएंगे घूम के। तो इसलिए फ्लक्स हमेशा जीरो ही बना रहता है। ओके, थैंक यू।